हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 11th ऑफ जनवरी 2024 एंड वी आर बैक विद आवर डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विद दैट। वाइब्रेंट गुजरात समिट इज गोइंग ऑन, जिसके चलते हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगा लीजिए, काफी बिजनेस टाइकून्स लगा लीजिए फ्रॉम फ्रॉम द कंट्री एंड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। बहुत लोग आए हुए हैं जो बिजनेस टाइकून्स हैं और इस वाइब्रेंट गुजरात समिट का हिस्सा बन रहे हैं। और काफी बिग नेम्स ने यहाँ पे अपनी बहुत बड़ी बड़ी बेट्स भी लगाई हैं। बेट्स इन द सेंस, बड़े नामों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की अपनी प्लेज को भी आगे रखा है। लेट्स लुक इन डिटेल। वाइब्रेंट गुजरात समिट, बिग नेम्स प्लेजेस मेगा बक्स। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी निवास मित्तल and Chandrasekhan, Tata Group chairman, were among those pledging billions of dollars in investment in the Narendra Modi's home state on the opening day of the 10th Vibrant Gujarat Global Summit। ये 10वां एडिशन है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का। उसके एवज में जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी है, लक्ष्मी निवास मित्तल है, इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे प्लेज की है। द अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, Tata Sons, along with big overseas names such as ArcelorMittal, Suzuki, Micron, chipmaker, Simtech, etc., and Nvidia, they have announced project located in गुजरात। तो सभी ने अपने अपने जो गुजरात के एम्बिशंस है वो यहाँ पे डिस्क्लोज किए। देखते हैं क्या 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 डिस्क्लोज किया गया। बात करें अडानी ग्रुप की तो 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी पार्क बनाया जाएगा नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर। तो यहाँ पे 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट रही गुजरात में, जिसके अंदर से $100 बिलियन ओनली टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इन 10 इयर्स। बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की तो टू सेटअप इंडिया फर्स्ट कार्बन फाइबर फैक्ट्री इन हजीरा। हजीरा में कार्बन फाइबर फैक्ट्री लगाने की इन्होंने बात की है। एंड ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स ऑन 5000 एकड़ इन जामनगर इन 2024। 2024 में ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कहाँ पे? जामनगर, गुजरात में। मारुति सुजुकी अपना दूसरा प्लांट यहाँ पे लगाने, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फ्रॉम 38,200 करोड़ से। वेलस्पून है वो 40,000 करोड़ टू बिल्ड अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया इकोसिस्टम। सिमिलरली आर्सेलर मित्तल जो है लक्ष्मी निवास मित्तल, वो वर्ल्ड का बिगेस्ट सिंगल लोकेशन स्टील प्लांट लगाएंगे हजीरा के अंदर। टाटा ग्रुप भी 20 गीगावाट की लिथियम आयन बैटरी की फैक्ट्री लगाएगा सनंद के अंदर इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट की गई वाइब्रेंट गुजरात समिट के तहत। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इंडियाज बिग एडवांटेज, 2/3 इकोनॉमी कंज्यूमर ओरिएंटेड। अभी रिसेंटली दिसंबर के लास्ट वीक में प्रेम वाटसा, जो कि फेयरफैक्स कंपनी के मालिक हैं, जो कि $84 बिलियन की टोरंटो बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसने हमारे बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इंडिया के अंदर हेवीली इन्वेस्ट कर रही है। तो उनका भी इंडिया को लेके काफी पॉजिटिव आउटलुक है। ही हैज सेड दैट हिज कमिटमेंट टू इंडिया हेलिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, फेयरफैक्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर इंडिया आर ऑन द ट्रैक डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स। मतलब चाहे ग्लोबल कंडीशन कैसी भी हो, इंडिया की जो पॉजिटिविटी ग्रोथ आउटलुक को देखते हुए फेयरफैक्स ने बोला है कि वी विल बी इंक्रीजिंग आवर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया हैज गॉट वन बिग एडवांटेज, इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 2/3 ऑफ द इकोनॉमी इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। इन्होंने बताया कि हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर इनकी भागीदारी थी, जो इन्होंने अभी और इंक्रीज कर ली है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनका 64% का स्टेक हो गया है, इन्होंने एडिशनल स्टेक होल्डिंग परचेज की है। बियाल की जो एनुअल कैपेसिटी है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, दैट इज 50 मिलियन पैसेंजर। अभी टर्मिनल 2 इसके ओपनिंग होने से इसकी जो कैपेसिटी है वो और बढ़ रही है, और यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। एंड द बिड फॉर मोर एयरपोर्ट एज द कंपनी हैज प्रूवन इट्स कॉम्पिटेंस इन दुबई। ही सेड दैट 450 एकड़ एयरपोर्ट सिटी विच इंक्लूड्स ताज एंड फुली ओन्ड बाय बियाल। तो इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में, और इनका इंडिया को लेके काफी पॉजिटिव आउटलुक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। डोमेस्टिक स्टाफ में गेट मिनिमम वेजेस एंड पेंशन, दिस इज रिलेटेड टू अवर लेबर लॉज कंटेक्स्ट। यहाँ पे जैसा हम यूजुअली डिस्कस करते हैं कि इंडिया इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ओल्ड लेबर लॉज टू न्यू लेबर कोड्स। न्यू लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स में जो जितने भी हमारे लेबर लॉज थे उनको सब्ज्यूम कर दिया गया है, सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो
और जो कि पहले जो इश्यूज आते थे रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेशन या फिर जो कोर्ट के अंदर मामला अटका रहता था, इन सब को देखते हुए अभी 4 कोड्स बनाए गए हैं, जिनके अंदर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक बहुत अहम कोड है, जिसने सब्ज्यूम किया है पीएफ के कोड को, ईएसआईसी कोड को, ग्रेट्युटी के कोड को। सिमिलरली जो भी लेबर लॉज सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन से रिलेटेड थे, उनको अपने एम्बिट के अंदर सब्ज्यूम कर लिया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ने। तो अभी बात चल रही है कि जो डोमेस्टिक वर्कर रहते हैं, जो हाउस होल्ड मेड रहती हैं, उनके लिए भी कोई मिनिमम वेज रखी जाए। आजकल हम देखते हैं कि हम मेड लगाते हैं, 600 रुपए में भी लग जाती है, 800 में लग जाती है, 1000 में भी लग जाती है। उनके लिए कोई सफिशिएंट कोई एज सच मिनिमम वेज का क्राइटेरिया सेटल ही नहीं है। तो इस एक्ट के तहत ये बोला गया है कि जो सोशल जो मेड्स होती हैं या फिर जो हाउस डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, उनके उनके लिए भी मिनिमम वेज रखी जाए, और जो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस है सच एज पीएफ, ईएसआईसी, सिमिलरली ये सब भी दिए जाए, या फिर पेंशन। तो India could extend some of the social security measures to millions of domestic workers ahead of the general election. This could be a step toward universal welfare payment as envisaged in the Social Security Code 2020. तो Social Security Code 2020 जो कि पास कर दिया गया है, बट अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है ड्यू टू अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं आई है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने उसके रूल्स को रोल आउट नहीं है, रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं। सम बेनिफिट्स बीइंग कंसीडर्ड इंक्लूड अ मिनिमम वेज, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट एंड प्रोविडेंट फंड। तो ये सब जो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन है, वो हाउस होल्ड मेड्स को या फिर डोमेस्टिक हेल्प को दिए जाने की बात चल रही है बिफोर द जनरल इलेक्शन, इफ this code gets rolled out or gets implemented. The social security code includes the domestic staff under the वेज वर्कर कैटेगरी। तो जो डेफिनेशन दी गई है वेज वर्कर कैटेगरी की, उसके अंदर डोमेस्टिक स्टाफ को इंक्लूड किया गया है इसकी डेफिनेशन के एम्बिट के दायरे में। दिस implies domestic worker will be entitled to wage related benefits or government defined wages once the code is implemented। एक बार जब ये कोड इंप्लीमेंट हो जाता है, तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होंगे उनके लिए भी सेट क्राइटेरिया रहेगा, मिनिमम वेज के स्टैंडर्ड्स लागू किए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट समय समय पे लोग हमारी महंगाई की दर को देखते हुए सेटल करती है और पब्लिक डोमेन में लेके आती है। बात करें कोड की, तो कोड सब्ज्यूम्स एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी लॉज एंड स्कीम इंक्लूडिंग द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ईएसआईसी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, etc etc. Social security schemes under these will therefore continue to be available under the code once it's implemented। तो ऐसे काफी जो सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन से रिलेटेड जो कोड्स थे, उनको सब्ज्यूम कर दिया गया है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर 2020, जो कि जैसे ही इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। अभी सारे स्टेट्स ने रूल्स फ्रेम नहीं किए हैं, इसीलिए अभी तक इसको हम लागू नहीं कर पाए हैं। जैसे ही ये लागू हो जाता है तो इसके प्रोविजंस बहुत बड़े एम्बिट पे लागू हो जाएंगे, अलोंग विद द थ्री मोर लेबर कोड्स, दैट इज कोड ऑन वेजेस, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड ओएसएच कोड एंड industrial relation code. These are the three other code apart from social security code. Moving on to next, modest investment targets seen in financial year 25 medium term। बात करें डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड को लेके हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नॉन फाइनेंशियल सीपीएससी थी, हमने ईटी के एनालिसिस के अंदर ही डिस्कस किया था कि जो नॉन फाइनेंशियल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, उन्होंने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, गवर्नमेंट के बजट एस्टिमेट से भी बहुत ज्यादा इस बार डिविडेंड दिया है। तो सिमिलरली अभी डिविडेंड को देखते हुए क्या है, डिविडेंड एक रिकरिंग फिनोमिना है। गवर्नमेंट अपने जो डिविडेंड आता है उससे गवर्नमेंट को अपनी उस कंपनी में भागीदारी कम करने की भी जरूरत नहीं रहती, और वो उसका एक्सपेंडिचर के लिए इनकम एक रेगुलर इनकम आती रहती है। तो इसी संदर्भ में गवर्नमेंट जितनी डिसइन्वेस्टमेंट करनी थी ऑलरेडी कर चुकी है, अभी वो अपने इस डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर्स को थोड़ा स्लो करना चाहती है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट था अराउंड 50,000 करोड़ का था, वो भी सिर्फ 10,052 करोड़ रुपए ही हम अभी तक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू ले पाए हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भी ज्यादा बड़े टारगेट्स रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के नहीं है। मनी इज फंजिबल वेदर इट कम्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, इट विल हैव द सेम इफेक्ट ऑन द बजट। बात तो पैसा आने की है, पैसा चाहे डिसइन्वेस्टमेंट से आए चाहे डिविडेंड से आए, लेकिन डिविडेंड का ये फायदा रहता है कि डिविडेंड में आपको अपनी भागीदारी बेचने की जरूरत नहीं रहती, आपको जो प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी उससे
समय समय पे आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट आता रहता है। डिविडेंड रिसिप्ट है सो फार इन दिस फिस्कल हैव ऑलरेडी ब्रीच द एनुअल टारगेट। जो डिविडेंड के ऑलरेडी टारगेट थे दे हैव ऑलरेडी बीन ब्रीच, मतलब उन्होंने डिविडेंड उससे भी ज्यादा रीप अप किया है। वाइल डिसइन्वेस्टमेंट हैज हिट अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द गोल। डिसइन्वेस्टमेंट का जो गोल रखा गया था करीबन 50,000 करोड़ का, तो वो सिर्फ 10,052 करोड़ ही हम डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्जित कर पाए हैं या गवर्नमेंट ले पाई है। ऑन द अदर हैंड डिविडेंड रिसीव्ड स्टूड एट 43,843 करोड़ अगेंस्ट द फाइनेंशियल ईयर 24 टारगेट ऑफ 43,000। टारगेट रखा गया था 43,000 का, लेकिन दिसंबर तक ही 43,843 करोड़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मतलब इट कुड गो बियॉन्ड 50,000 करोड़। तो डिविडेंड जो है इस बार का बहुत अच्छा है ड्यू टू बूमिंग इकोनॉमी। हमने दिसंबर के अंदर देखा मोस्टली कंपनीज ने डबल डिजिट ग्रोथ की थी और उसके चलते हमारा जो डिविडेंड है वो ज्यादा रहा है। नेक्स्ट इज इंडिया जीडीपी टू हिट $5 ट्रिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2028। फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने अभी जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है उस मौके पे वर्ल्ड के जो भी बिजनेस हाउसेज आए हुए हैं उस मौके पे बताया इंडिया बहुत ही पॉजिटिवली, इंडिया इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्पीडीली बूम कर रही है और हम बहुत ज्यादा हाई पॉजिटिव पेस पे हैं और 2047 तक वी विल बी अ डेवलप्ड स्पेस। इंडिया कुड एमर्ज एज अ डेवलप्ड इकोनॉमी with a GDP of $30 ट्रिलियन even by a conservative estimate। मीन्स ये बोला गया है कि हम $30 ट्रिलियन को अचीव कर पाएंगे 2047 तक और वी विल बी अमंग दी डेवलप्ड नेशन। बात करें मीडियम टर्म की तो इंडिया कुड एमर्ज एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद जीडीपी ओवर 5 ट्रिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2028। तो फाइनेंशियल ईयर 2028 अगले 4 साल के अंदर ही हम वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं बाय अचीविंग अ टारगेट ऑफ $5 ट्रिलियन। तो ये निर्मला सीतारमन जी ने हमारी जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है उस आधार पे कहा, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट ग्लोबल समिट के दौरान बोल रहे थे। सो करंटली इंडिया इज वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी इंडिया 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद जीडीपी ऑफ $3.4 ट्रिलियन और हमसे आगे सिर्फ यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी है। 4 है यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी। 5th इज इंडिया विद GDP of $3.4 ट्रिलियन and it could reach to $5 ट्रिलियन in next 4 years and we will be among the third largest economy of the world। हमारे मिनिस्टर ने बताया कि ये सब इतना बूम इसलिए कर रहा है कि अब जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो विद ग्रेटर सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एफडीआई फ्लोज की जो रूल्स है उसको इजी कर दिया गया है, स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। इस वजह से एफडीआई इनफ्लोज बहुत ज्यादा आ रहा है और हमारी जो इकोनॉमी के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडिया यूएई स्टार्ट डायरेक्ट ट्रेड इन रूपी दिरहम। इंडिया और यूएई के बीच में जो डायरेक्ट ट्रेड है वो रूपी और दिरहम के अंदर। दिरहम इज द करेंसी ऑफ यूएई एंड रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया हैव स्टार्टेड डायरेक्ट ट्रेड इन रूपी एंड दिरहम। हमसे कोई सामान लेते हो यू कैन पे अस इन दिरहम एंड आपसे हम कोई सामान लेते हैं तो वी विल पे यू इन रुपीज। और जो हमारा रुपे डेबिट कार्ड है, रुपे कार्ड जो है उससे रिलेटेड भी हमारे एग्रीमेंट हुए हैं कि रुपे कार्ड को भी यूज किया जाएगा यूएई के अंदर। और जो हमारा यूपीआई है उसका भी काउंटर पार्ट जो यूएई के अंदर है, उन दोनों में आपस में पेमेंट सेटलमेंट को लेके भी काफी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये बात बेसिकली पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि वी आर प्लानिंग टू expand the bilateral trade to $100 billion under a free trade agreement। अभी फ्री ट्रेड पैक्ट की बात चल रही है, उसके तहत $100 बिलियन तक हम हमारे बायलेटरल ट्रेड को लेके जाएंगे। द काइंड ऑफ एक्सपेंशन वी आर सीइंग इन इंडिया यूएई पार्टनरशिप, बी इट फूड सिक्योरिटी और एजुकेशन। वी हैव एन एग्रीमेंट टू प्रोमोट द रुपे कार्ड्स and have an agreement between UPI and its counterpart in UAE। तो बेसिकली हमारी जो पेमेंट सेटलमेंट को लेके एग्रीमेंट हो चुके हैं काउंटर पार्ट्स में दोनों कंट्रीज के, और इससे हम रुपी और दिरहम के अंदर बायलेटरल ट्रेड कर पाएंगे सो दैट हमारी डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी रहती है उससे हम दूर रहेंगे। इस टर्म को बोला जाता है डी डॉलराइजेशन। तो डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी लोकल करेंसीज में ही एक्सचेंज करेंगे एंड द ट्रेड कुड रीच अप टू $100 बिलियन। यूएई के साथ बेसिकली हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, सेपा है,
we have increased our trade and assured UAE of making the upcoming ministerial conference of the World Trade Organization. Basically वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो आने वाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 13 है वो यूएई के अंदर होनी है और इंडिया उससे पहले और ज्यादा हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट होने की संभावना बताई जा रही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सीबीआईसी हैव टू कट द लिटिगेशन टाइम। जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है वो काफी लिटिगेशन के अंदर प्रोसेसेस चल जाते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू जीएसटी हो या फिर रिलेटेड टू कस्टम्स ड्यूटी हो। तो जब एडजुडिकेशन के लिए मैटर चला जाता है वो फाइल कई टाइम तक पड़ी रहती है। इसी से निजात पाने के लिए जो सीबीआईसी है, हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उन्होंने एक ऐप रोल आउट किया है जिसका नाम रहेगा समय। समय ऐप बताएगा कि जो ऑल द पेंडिंग केसेस है उनकी रियल टाइम कितना पेंडेंसी है और किस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास ये कितने टाइम से रखा हुआ है। इससे जो रहेगा, चाहे वो कस्टम्स है, हो एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो या कोई ट्राइब्यूनल हो, हाई कोर्ट हो, तो जो भी पेंडेंसी रहेगी केसेस की या रिव्यू ऑर्डर्स की, उससे हमें स्ट्रीमलाइन रहेगा। जो लोग उसके अंदर स्टेक होल्डर्स है, पार्टीज है, उनको भी टाइमली इंफॉर्मेशन रहेगी कि पेंडिंग केस कितना चल रहा है। एंड द जोनल हेड कैन नाउ असेस हाउ मच टाइम द टीम इज टेकिंग टू डिस्पोज ऑफ अ केस एंड अ रिमाइंडर विल बी इशूड एवरी मंथ आफ्टर दैट। तो जोनल हेड को पता चलेगा कि उनके ऑफिसर कितने दिन में किस केस को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और हर महीने एक एक रिमाइंडर जाया करेगा टू डिस्पोज ऑफ द केस वेरी एक्सपेडिशियसली। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कदम है रिलेटेड टू डिजिटलाइजेशन ऑफ द in the CBIC for streamlining of pendency of the cases or adjudication or whatever. Moving on to next, public sector bank said to evaluate the legal companies roped in for insolvency cases. बेसिकली जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो आया था उसके बाद, जो 2016 के अंदर ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, उसके बाद से करीबन 32.6% जो क्लेम्स थे स्ट्रेस्ड फर्म्स के या फिर जिनको हम बोल दीजिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या डिफॉल्ट केसेस थे, तो हम 32.6% क्लेम्स को एडमिट कर पाए हैं अंडर दी प्रोविजंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में आया था। और अभी स्टेट के जो बैंक है वो जो लीगल फॉर्म्स की परफॉर्मेंस के बेस पे लीगल फॉर्म्स को एंगेज करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, किसी भी लीगल काउंसिल को या लीगल फॉर्म को काम दे दिया जाता है, बट वो बस सिर्फ उसको अपनी फीस से मतलब रहता है, वो उसके ऊपर ज्यादा कदम नहीं उठाता। तो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक इस कवायद में है कि वो अगर कोई लीगल काउंसिल या फिर लीगल फर्म अच्छे से उसके एज पर द एग्रीमेंट काम नहीं कर रही है तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और नए लीगल काउंसिल को रोप इन किया जाएगा, सो दैट जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो हम जितना भी स्ट्रेस्ड एसेट को रिक्लेम कर सकते हैं वो उसको इजीली किया जा सके। इफ देयर आर शॉर्टकमिंग ऑन पार्ट ऑफ द लीगल काउंसिल और दे हैव कमिटेड लैप्सेस ड्यू टू व्हिच बैंक हैव टू सफर, वी विल इनिशिएट एन इंक्वायरी एंड ब्लैकलिस्ट देम। तो ये सुझाव दिया गया है कि हम इनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। पिछले महीने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी ये बोला था कि स्टेट एंड बैंक को ग्रेट एफर्ट करने चाहिए सो दैट रिकवरी को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो सके। लेंडर्स वर आस्क्ड टू स्टेप अप द एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेस्ड अकाउंट बाय गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL है, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, उसको रोप इन किया जा सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा सो दैट जो भी हमारे स्ट्रेस्ड एसेट है उसको हम रिकवर कर सके, चाहे वो डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर से हो चाहे विलफुल डिफॉल्टर से हो। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज डिस्कशन इन द डेली इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस। विल बी बैक विद more editions of the Economic Times. Till then, stay with me, stay with education. Jai Hind, Jai Bharat.